नमस्कार। लोक पर्व में आप सभी का स्वागत है। और लगातार आप देख रहे हैं कि हम बिहार चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें चुनाव 2020 जो मतलब इस साल जिन जिन दूसरे राज्यों में भी उपचुनाव है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ लगातार स्टूडियो में दो गेस्ट, दो हमारे मेहमान विशेषज्ञ उपस्थित रहते हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं। और कल की तरह आज भी हमारे साथ पुष्परंजन जी हैं और कुमार पंकज जी हैं। दोनों का परिचय आप लोग मतलब दोनों से आप परिचित हैं, फिर भी परिचय दे दूं कि वरिष्ठ पत्रकार हैं पुष्परंजन जी, और कुमार पंकज हमारे नेशनल ब्यूरो चीफ हैं, और दोनों बिहार की राजनीति और देश दुनिया की अन्य राजनीतिक गतिविधियां जो हैं उस पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। और आप लोग लगातार जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले कार्यक्रमों से जुड़े आ रहे हैं, वो सब जानते हैं कि हम लोग किस तरह अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और बिहार की जहां तक बात करें तो आज आपने देखा ही कि बिहार में आज दो घोषणा पत्र जो हैं वो सामने आए हैं। पहला घोषणा पत्र बीजेपी का सामने आया और दूसरा घोषणा पत्र जो है वो यानी संकल्प पत्र के नाम से जेडीयू का आया, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो इन दोनों का जो घोषणा पत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए अपने पुराने काम को आगे बढ़ाने का वादा किया है, तो वहीं माफ करेंगे जेडीयू ने जहां अपने संकल्प पत्र के जरिए अपने काम को आगे बढ़ाने का वादा किया है, तो वहीं बीजेपी कुछ नए वादों के साथ आई है, लेकिन साथ में वो कुछ कंट्रोवर्सी में भी फंस गई है। तो कौन सी कंट्रोवर्सी है इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फटाफट पहले आपको मैं रिकैप कर दूं, बता दूं कि घोषणा पत्र में आखिर क्या क्या है, बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्र में क्या क्या है। अभी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र में क्या कुछ आ रहा है। सीक्वेंसिंग में गड़बड़ी है, उसको मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि सीक्वेंस को थोड़ा ठीक कर लें, और फिर बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसको सामने लेकर के आएँ, और उसके बाद फिर उसी सीक्वेंस में हम जेडीयू के घोषणा पत्र को भी आपके सामने रखेंगे। तो ये दो घोषणा पत्र दोनों अलग अलग पार्टियों के सामने आए हैं, और लेकिन आप जानते ही हैं कि बीजेपी और जेडीयू ये दोनों एक ही गठबंधन यानी कि जो एनडीए है उसका हिस्सा है, लेकिन जो महागठबंधन है उसका जो हिस्सा कांग्रेस और आरजेडी है उनका घोषणा पत्र भी हमारे सामने आ चुका है। हम लोग उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। कल परसों जो हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे, तो उन घोषणा पत्रों की चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। और आपको याद ही है कि तेजस्वी यादव अपने घोषणा पत्र के साथ 10 लाख रोजगार का वादा किए, कांग्रेस भी अपने घोषणा पत्र में 10 लाख रोजगार का वादा करके आई, और पहली कैबिनेट की बैठक में कांग्रेस ने वादा किया है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटाक्ष आया। आज वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी कटाक्ष था, और कमेंट कहें या सवाल कहें वो कि आखिर कहाँ से जो ये कांग्रेस और महागठबंधन वाले या कहें तो जेडीयू जो है वो माफ करें आरजेडी जो है वो कैसे कह रही है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, जबकि 10 लाख रोजगार देने के लिए 58,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और वो 58,000 करोड़ रुपए जिसकी भी अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में कहाँ से लेके आएगी। तो बजट की बात अलग अलग ढंग से लोग कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं रोजगार के नाम पे अपने आप को बचती बचाती हुई दिखाई दे रही है।
कॉलेज में जो शिक्षा जो है वो हिंदी में होगी, मतलब कि उसकी पढ़ाई, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तकनीकी पढ़ाई हिंदी में होगी। मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाएंगे बिहार को, ये वादा है। कुल 19 लाख नए रोजगार का वादा करके एक तरफ बीजेपी आती है, लेकिन जेडीयू पूछती है कि आखिर क्या है, कैसे देंगे रोजगार। अब देखिए जेडीयू का जो घोषणा पत्र है उसमें क्या कुछ है। जेडीयू का घोषणा पत्र, पूरे होते वादे अब है नए इरादे, इस स्लोगन के साथ में ये घोषणा पत्र आया है। और उसमें उनका कहना है कि हम 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 के साथ पहले ये सरकार आ चुकी थी, जिसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, अलग अलग चैप्टर के हिसाब से इनका घोषणा पत्र है, जिसमें युवा शक्ति बिहार की, तो उसमें युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, युवाओं को व्यवसाय के लिए मदद देंगे। यह सारे जो घोषणा पत्र में जो ये तमाम वादे हैं ये जेडीयू के हैं। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपए का वादा है। फिर पढ़ाई के लिए महिलाओं की मदद करेंगे, ये भी है। और ये मदद किनको करेंगे ये अभी अब आपको बताता हूं। इंटर पास अविवाहित महिलाओं को 25,000 रुपए की मदद होगी कि आगे की पढ़ाई वो कर पाएं। और इसी तरह स्नातक यानी ग्रेजुएट पास महिलाओं को आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए की मदद की बात जेडीयू कर रही है। तो ये अलग अलग वादे आपने देखा कि एक तरफ जहां जेडीयू का कहना है कि 10 लाख रोजगार जो आरजेडी और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं घोषणा पत्र में, पुष्परंजन जी उनका कहना है कि 10 लाख रोजगार आप कहां से देंगे, क्योंकि इसके लिए 58,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का जो घटक दल है बीजेपी जो है वो 19,000 लोगों को माफ करें 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके घोषणा पत्र आज जनता के बीच रखी है। क्या कहेंगे? उस पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब ये 19 लाख दें तो कोई प्रश्न नहीं करे, वो 10 लाख दें तो ये प्रश्न होना चाहिए कि कहाँ से लाएंगे। मतलब आप ठीक है, आप कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारे पास है, डबल इंजन की सरकार होगी तो वहाँ से पैसा हम ले आएंगे। मगर जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अलग अलग अपना घोषणा पत्र, फिर वही बात जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, उसी तरह से ये भी कोई साझा घोषणा पत्र नहीं है, अलग अलग घोषणा पत्र है। और आपको ध्यान होगा कि 2015 में अरुण जेटली इसी तरह से जब जीवित थे तब इसी तरह से विजन डॉक्यूमेंट लेके आए थे बीजेपी के लिए जी। और उस विजन डॉक्यूमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि जो लड़कियां मेधावी छात्राएं जो हैं, अच्छे नंबर से पास करती हैं, उनको स्कूटी हम देंगे और 2 साल तक फ्री पेट्रोल देंगे। जो महादलित हैं उनको रंगीन एलईडी टेलीविजन देंगे जी। और कई सारे सुहावने सपने दिखाए थे। मतलब लंबी लिस्ट है उन सपनों की। सरकार जब इनकी नहीं आई उस 2015 में, तब उस वादे से ही पीछे हट गए। फिर नीतीश कुमार के साथ गठबंधन से जब इनकी सरकार आई तब भी इनको याद नहीं रहा कि उन वायदों को कैसे पूरा किया जाए। न उस स्कूटी का पता चला, न उस महादलित बस्तियों में एलईडी टीवी, क्या वो डब्बे वाला टीवी भी नहीं दिखा कहीं पर। और बिजली का भी वादा किया था कि हम 2015 तक तमाम उन गांवों में बिजली दे देंगे जहां जो बहुत मलिन गांव हैं। लेकिन वहां भी वही हालत है। अभी भी जो दशरथ माछी का गांव, उसके विजुअल्स में देख रहा था, वहां आज भी बिजली की स्थिति मतलब कि नहीं है वहां उस तरह से बिजली की हालत। तो ये उदाहरण है आप किस तरह से किस दिशा में। और सबसे बड़ी बात जिसको लेके आज दिन भर चर्चा चलती रही है वो है कोरोना वैक्सीन भी मुफ्त में देने की बात। उस पे केंद्रित जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें ये सवाल तो कोई भी उठाएगा, एक तरह से क्या आप घूस देना चाहते हैं, किस तरह से मतदाताओं को, क्या केवल बिहार के मतदाताओं को आप फ्री वैक्सीन का वायदा कर रहे हैं। ये तो आपदा में अवसर, चुनावी अवसर आपने ढूंढ लिया वहाँ पर कि किस तरह से वहाँ पर उनको लुभावना, ये मजाक भी एक तरह से किसी की बीमारी या किसी भी उस संकट का मजाक आप उड़ाना चाहते हैं। क्या देश में बाकी जो देश का जो हिस्सा है वहाँ के गरीबों को, वहाँ जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त कोरोना वैक्सीन नहीं चाहिए? फिर आप बंगाल चुनाव आएगा तो वहां भी इस तरह के वायदे कर सकते हैं। मतलब चुनाव हो तब आप उस संकट को भुनाने की चेष्टा करेंगे। ये महामारी न सिर्फ इस देश की या न सिर्फ इस बिहार राज्य की है, एक राज्य की महामारी नहीं, ये पूरे देश, मतलब वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक जिसको कहते हैं वो है। और ऐसे में कोरोना वैक्सीन की बात अगर कर रहे हैं तो, और वो भी सिर्फ चुनाव जीत कर आए, तो पहली बात तो ये है कि आपके पास वैक्सीन है क्या।
जो आज है ही नहीं, और उसका आप वादा कर रहे हैं। नहीं, तो यदि आपकी पार्टी हार गई तो आप वैक्सीन फिर नहीं देंगे उनको। हाँ, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और आपके हाथ में वैक्सीन होने के बाद अगर आप वैक्सीन नहीं देंगे तो फिर ये भी एक सवालिया निशान तो है ही। आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल सही है। पंकज जी, इस कोरोना वैक्सीन के नाम पर बीजेपी आज गिर गई है, चुनाव आयोग में उनकी शिकायत भी की गई है, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार बीजेपी दो बातों को लेकर के, एक तरफ उनका जो घटक दल है जेडीयू, उनका कहना है कि 10 लाख रोजगार कहां से देंगे, बीजेपी 19 लाख रोजगार का वादा करके आई है अपने घोषणा पत्र में, और दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा। ये दोनों क्या ये वादे हैं या जुमले? देखिए, अब चूंकि कोरोना तो एक चर्चा का पूरा विषय बना हुआ है, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर के विपक्षी दलों ने भी कहा था कि कोरोना का संकट चल रहा है, इस समय चुनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार, खास करके चुनाव आयोग ने इन सब विपक्षी दलों की जो आवाज़ है उनको दबाते हुए चुनाव समय से कराने की प्रतिबद्धता जगाई, और बार बार डायरेक्शन भी दिए कि कोरोना से बचाव करके ही मतदान होगा, चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, लगातार जो है कोरोना को लेकर के एक बहस भी छिड़ गई। बिहार में जो रैलियां हो रही हैं उसको लेकर के एक बहस छिड़ी है कि लोग कहां से जो संदेश दिया जा रहा है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, कैसे ये संभव हो पाएगा। उसी बीच में जब आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जो जारी किया, उसमें जो कोरोना को लेकर के बिल्कुल ये बहस का विषय भी बन गया है। सिर्फ केवल बिहार नहीं, पूरे देश के लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोरोना वैक्सीन सिर्फ बिहार के लोगों को निःशुल्क दी जाएगी या दूसरे राज्यों में भी उसका लोग फायदा उठाएंगे। यानी एक तरह से जो कोरोना, चूंकि आप गाँव का बच्चा भी कोरोना नाम की बीमारी से परिचित हो गया, तो कोरोना वैक्सीन फ्री देने का जो एक घोषणा पत्र में शामिल किया जाना, इसको लेकर के जरूर आवाज़ उठनी भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं है। बंगाल का चुनाव होना है, उसके बाद भी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई राज्यों में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होना है। तो ये सब चीज़ें, चूँकि कोरोना की जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है, और इसको लेकर के जो आज एक नया इसको क्या कहें, जुमला ही कहा जाएगा कि जुमले किया गया कि जब तक आपके पास, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी वैक्सीन आई नहीं है, दूसरी बात कितनी क्वांटिटी में आएगी ये भी पता नहीं है। तो क्या यह जो संकल्प पत्र लिया गया है कि कोरोना वैक्सीन हम पूरे बिहार में देंगे, सबको फ्री देंगे, तो कितने समय में देंगे? अगर 5 साल का लक्ष्य है तो क्या 5 साल में पूरे देश में वासियों को मिल पाएगी वैक्सीन? कितनी वैक्सीन क्वांटिटी क्या होती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो निसंदेह इस पर जो है, जब से ये संकल्प पत्र आया उसके बाद से ही तमाम ट्विटर और फेसबुक पर इस तरह की चर्चाएं चलने लगी कि क्या हम बिहार में नहीं रहते हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें वैक्सीन नहीं मिलेगी, हम कांग्रेस के सरकार में है तो इसका मतलब हमने गलती कर दी। तो इस तरह के जो चल रहे हैं, चुटकुले चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, तो इसको लेकर के जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, खास करके इस तरह की घोषणा। और ये वैश्विक आपदा है, इसको जो कि लगातार देशवासी ने दुनिया भर में माना जा रहा है कि आपदा, और तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए इस तरह के वादे नहीं किए जाने चाहिए मौजूदा समय में। पंकज जी, एक और बात है ना, देखिए ये जिस तरह से इन्होंने स्लोगन छोड़ा और वायदा किया कि कोरोना वैक्सीन का, बिहारियों के प्रति दूसरे प्रदेश में विद्वेष की भावना फिर पैदा होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वही जो मैंने कहा नहीं, कई लोग ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, कई लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि हम कांग्रेस शासित राज्य में, तो क्या मतलब है कि हमें कोरोना वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो ये जो कारण भी सामाजिक विद्वेष का कारण बिल्कुल एक ये बहस आ गई है कि हम दूसरे प्रांत में हैं, दूसरे राज्य में हैं जहाँ चुनाव नहीं होना, तो हमें वैक्सीन तो इसका मतलब मिलेगी ही नहीं, या हमारे पास पैसा नहीं तो हम वैक्सीन नहीं खरीद सकते। तो तमाम तरह की जो चीज़ें आ रही हैं। दूसरी जो बात एक रोजगार की आई है कि रोजगार 18 लाख या 19 लाख लोगों को रोजगार वादा किया है, भाजपा ने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही चीज़ है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको भी राज्यों में लागू, जैसे जिस तरीके से मैं देख रहा था कि 2022 में घोषणा पत्र में सबको मकान देंगे, वो पहले से ही 2022 में कि केंद्र घोषित कर चुका है कि सबको आवास, सबको क्या नाम है, बिजली, सबको पानी देने का। जब गांधी जी की हाँ जो नहीं गांधी जी की जो 75वीं जयंती मनाई जाएगी, उसमें हमारा 2022 में एक नया भारत का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत, और वो सबको सब कुछ देने का जो एक वादा, न्यू इंडिया का जो नारा दिया है, तो वो जो घोषणा पत्र में जो चीजें दिखाई पड़ रही है वो भारत माने केंद्र की सरकार की ही योजनाओं का एक राज्य में दिखाई पड़ रहा है कि उसको हो सकता है, क्योंकि केंद्र की लगातार योजनाओं का जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार में प्रचार भी कर रही है कि उनकी उज्ज्वला योजना है, तमाम जो योजनाएं हैं सेंटर की, उसी को, और जो स्वावलंबी बनाने की जो बात है, तो मैं बता दूं कि तमाम सारी ऐसी सेंटर की योजनाएं चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं जो कि स्वावलंबी। तो हमको लग रहा है कि इस घोषणा पत्र में जो उन्होंने केंद्र की जो योजनाओं को उन्हीं को राज्यों में बता करके कि 1 करोड़ महिलाओं को हम जो है स्वावलंबी बनाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो योजनाएं हैं, तमाम मंत्रालयों के अलग अलग विभाग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो राज्य में लेकिन अलग से क्या ये देंगे, इसका जो खाका सिर्फ एक समझ में आया कि हिंदी में पढ़ाई होगी, चूँकि बिहार में
हिंदी का लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा, हिंदी, भोजपुरी, मगही, अलग अलग बेल्ट में, तो अंग्रेजी को लेकर के तो उन्होंने जो हिंदी का एक वो दिया, तो हिंदी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे तब भी उन्होंने हिंदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जगाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या 6 साल बाद सेंटर में हिंदी में कामकाज शुरू हो पाया, ये एक देखने वाली बात है। तो इसको समझना होगा कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है पंकज जी कि ऐसा नहीं है कि आपकी अगर सरकार आएगी तो आप ऑलरेडी बिहार में सरकार में हैं। आपने पिछले 5 साल में क्या किया? अगर नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखें तो पिछले 15 साल में नीतीश कुमार जी आपने क्या किया? आपका बहुत बड़ा समय जो गुजरा। हाँ, मैं राजू जी उसमें एक और बात बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और आंकड़ा जारी किया कि लालू के 15 साल का कार्यकाल प्लस नीतीश कुमार के 15 साल का कार्यकाल का लेखा जोखा दिया है कि कैसे बिहार ने इस 15 सालों में विकास किया है। उसमें कई सारे आंकड़े समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि तकनीकी रूप से मैं उसको पूरा नहीं समझ पाया। ठीक है, आपने ग्रोथ का दिया है तो ठीक है, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं, पूरे देश की बात करूँ। 30 साल में बहुत सारी तस्वीर बदल गई है, देश की तस्वीर बदल गई है, गाँव की तस्वीर बदल गई है। लेकिन सिर्फ ये 15 साल में ही तस्वीर बदली है या पिछले 15 साल में लालू राज में भी कुछ तस्वीर बदली, उसको ये लोग नहीं डिफाइन कर पाए हैं। ठीक है, लालू राज, गुंडा राज अगर था, चलिए मान लिया आपकी बात। 15 साल आपने राज किया, 15 साल में आपने क्या किया? आप कहां तक विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा के लेके गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज आप उन्हीं वादों को फिर से दोहरा रहे हैं जो वादे करके आप केंद्र में आए और जो वादे आप 5 साल पहले भी किए थे। तो ऐसे अलग अलग वादों के साथ, अलग अलग जो झूठे वादे हैं जिसे बाद में आप जुमला करार देते हैं, उसके साथ आपकी ही पार्टी कह रही है, आपका ही घटक दल कह रहा है जेडीयू की 10 लाख रोजगार नहीं दे सकते हैं, उसके लिए 58,000 करोड़ रुपए चाहिए। दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी जो मतलब आपके गठबंधन की पार्टी यानी एनडीए की पार्टी बीजेपी 19 लाख रोजगार का वादा करती है। तो कैसे, वो तो डबल रोजगार का वादा कर रही है ना। ये 10 लाख कह रहे हैं, आप लगभग 20 लाख का, पुष्परंजन जी। तो 20 लाख रोजगार लगभग देने का आप वादा करके आ रहे हैं, तो कैसे देंगे? 58,000 करोड़ रुपए, तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो जाता है। वो बजट आप कहां से लाएंगे अगर बजट की बात जेडीयू कर रही है तो? खैर, इस पे चर्चा हम करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि जो हमारा ये कार्यक्रम है लोक पर्व, ये बिहार चुनाव, और मैं जैसा कहता आ रहा हूं कि दूसरे राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं जो 28 सीटों पे, उस पर भी आधारित ये हमारा कार्यक्रम है। यानी 2020 में कोरोना काल में ये जो पहला चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग एक बहुत ही हिम्मत वाला काम जो करने जा रहा है। लेकिन वो हिम्मत वाला काम कितना हिम्मती लोग किस ढंग से कर रहे हैं, ये सामने ये नजर आ रहा है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जहां एक तरफ बिहार में भीड़ लग रही है, हर तरफ जो रैलियां हो रही हैं उसमें हजारों की भीड़ जमा हो रही है, 2 गज दूरी की तो बात ही नहीं है, मास्क भी नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो है वहां हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आता है केस दर्ज करने का कुछ नेताओं के ऊपर, क्योंकि वहां पे उनकी सभाओं में भीड़ दिखाई दी और मास्क पहने हुए लोग नहीं थे और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी उसका पालन नहीं हुआ। तो ये जो एक तरफ उस पर यह भी कहा जा रहा है, क्योंकि अब फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बीजेपी के कुछ नेता कर चुके हैं, कर बैठे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के खिलाफ जाना है और ये बताना है कि जब बिहार में भीड़ पे कोई बात नहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश में क्यों हो रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि वहाँ इसलिए तो वहां लोग चोरी कर रहे हैं तो आप भी चोरी करेंगे क्या? वहां लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप भी नियमों का पालन करेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यही बोलने वाला है। लेकिन ओवरऑल ये जो है ये भी जब हम पहुंचते हैं तो आखिर किस लिए, ये दूरी किस लिए है, ये मास्क लगाने की बात किस लिए है, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात किस लिए है, भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो वो किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि कोरोना है। और कोरोना का वैक्सीन अगर आता है तो बिहार वासियों को फ्री में बीजेपी वैक्सीन देगी। ये अपने आप में एक हास्यास्पद है। और पुष्परंजन जी, हम लोग इस पर चर्चा कर ही रहे हैं कि ये क्या वादे हैं या जुमले हैं? नहीं, ये आप फिर मध्य प्रदेश में भी दीजिए ना, वहाँ उपचुनाव जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ भी वैक्सीन का लगे हैं तो वादा कर दीजिए। ये तो तमाशा हो गया ना वैक्सीन। नहीं, दूसरी तरफ आप ये भी कह दीजिए ना कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ या जहां अगले साल चुनाव होना है, जिन राज्यों में अगर आप हमारी सरकार लेके आते हैं तो आप लोगों को हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे। बाकी राज्य में जहां जहां सरकार हमारी नहीं है वहां के लोग बीमारी से मरे जिए, हम उससे कोई मतलब नहीं। मतलब चुनावी वैक्सीन आप देंगे, चुनावी वैक्सीन देंगे। ये अजीब किया। दूसरा, कोर्ट को भी अब संज्ञान में लेने की जरूरत आ गई है। अगर
चुनाव आयोग बिना दांत का साबित हो रहा है। सिर्फ आप नोटिस दे के खाना पूर्ति कर रहे हैं। होता क्या है कि एक दो कौए को मार के जब तक लटकाएंगे नहीं ना, कौओं की भीड़ ऐसी ही बढ़ती जाएगी जी। तो आपको कम से कम एक आध प्रत्याशी का कैंसिल कराइए, आप पेनाल्टी कीजिए उसको, आप कम से कम उस चुनाव क्षेत्र को ही कैंसिल कीजिए। ऐसी स्थिति जब होगी तब जाके लोगों को होश आएगा कि किस तरह की गलतियां वो कर रहे हैं। कुछ पे केस हो कम से कम। अब उसमें अदालत को हस्तक्षेप करने का मौका भी मुझे लगता है कि इसमें संज्ञान में लेना चाहिए तुरंत फुरत। ऐसा नहीं चुनाव संपन्न हो जाने के बाद फिर आप निर्णय लें या कुछ करें, ये भी इसे रोकने की आवश्यकता है। अब देखिए उप मुख्यमंत्री एम्स में भर्ती हो गए, ये भीड़ का ही नतीजा है। मोदी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए बाकी दो लोग जो स्टार प्रचारक थे कल रात को एक के बाद एक एम्स में भर्ती हुए, शाहनवाज हुसैन और दूसरे राजीव प्रताप रूढ़ी, उनकी भी कोरोना से संक्रमित हो गए। तो इनका तो राजनीतिक कोरोना इसलिए लग रहा है कि ऐसा कैसा संयोग होता है कि एक साथ दो लोग जो सबसे आखिर में उनको चुनाव स्टार प्रचारक में शामिल किया जाता है, बहुत ही बेआबरू होके कूचे से नहीं निकले, बेआबरू होके कूचे में आए जी, ये स्थिति हुई और फिर ये लोग बहुत आराम से वहां पर कोरोना का बहाना बना के जी और आप एम्स में एक भर्ती हो जाते हैं। मैं आपको रोकूंगा और चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख भी रहे हैं और कई उनको अपने साथ जोड़ लेना चाहिए और मैं इसलिए सबका नाम मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। दिनेश कुमार शर्मा सबसे पहले जय माता दी कह रहे हैं, उसके बाद पठान इलियास हैं वो आदाब कह रहे हैं, फिर नजीम शेख हैं वो गुड न्यूज कह रहे हैं, नारायण यादव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं सबको, रफीकुल इस्लाम हैं वो इंतज़ार कर रहे थे, वो लिख रहे हैं कि राजीव जी आपका ही इंतज़ार कर रहे थे हम, और हम भी इस कार्यक्रम का बहुत इंतज़ार करते हैं भाई साहब और कोशिश करते हैं कि आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। एक दिन बीतता है, दूसरे दिन फिर से हम इसी तैयारी में लग जाते हैं कि आज क्या लेकर के हम आप तक पहुँचें, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आज दिन भर की गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम और एक जानकारी परख कार्यक्रम आप तक पहुँचाएँ, ये हमारी कोशिश रहती है। मेहदी इंटरनेशनल हैं वो बोल रहे हैं कुछ भी फायदा नहीं, महागठबंधन आने वाला है, तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, ये कह रहे हैं। फिर रफीकुल इस्लाम जो हैं वो बिहार चुनाव के बारे में और भी वीडियो बनाएं, बिल्कुल बना रहे हैं हम लोग, और बिहार में हमारे जो साथी हैं जो इस पे लगातार फील्ड में जाकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे और अपने कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि बिहार के अलग अलग राज्यों अलग अलग जिलों में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारे संवाददाता हैं उनको हम लाइव आप तक जोड़ पाएं, ये हमारी कोशिश भी चल रही है और जल्दी से जल्दी हम उन सबको पहुंचाएंगे, आप तक उनकी बात भी पहुंचाएंगे। अमरुद्दीन अंसारी हैं, यूट्यूब से वीडियो पूरा देता है, पक्का वीडियो नहीं आता, बराबर आता है तो उसमें कुछ आवाज़ नहीं आता है, ये बोल रहे हैं, मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है यूट्यूब में, ये इनका कहना है और उसको देखेंगे हम लोग और दूर करने की कोशिश करेंगे। अमरुद्दीन अंसारी जी, उसके अलावा मेहदी इंटरनेशनल, जय कांग्रेस, जय राहुल जी, कांग्रेस जाओ लाओ बिहार बचाओ कह रहे हैं, महागठबंधन को वोट दो, ये महागठबंधन को पसंद करते हैं। फिर पठान इलियास हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से डिबेट दिखाया जा रहा है और हमारी टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं पठान इलियास। उसके बाद उन्होंने आदाब भी किया है पुष्परंजन जी और कुमार पंकज जी को। और फिर दुलाल हुसैन हैं, वो गुड न्यूज़ डीबी लाइव कह रहे हैं। नारायण यादव बोल रहे हैं 7 निश्चय तो फेल हो गया, अब बेचारा 2 निश्चय लेकर और आ रहे हैं, जनता को पूरा बेवकूफ़ ही समझ लिया है, ये नारायण यादव का कहना है। फिर मुर्शिद आलम कह रहे हैं आरजेडी कांग्रेस जिंदाबाद, तो ये जिंदाबाद कह रहे हैं महागठबंधन के लिए। फिर दया शंकर जी हैं, वो कह रहे हैं कि राजीव जी पीएम ने 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात बोले थे, जो एक जुमला था, अब 19 लाख नौकरी, क्या जनता को विश्वास हो जाएगा? ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा, लेकिन साथ साथ ये विश्वास तो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी बात तो ये है कि उनका ही घटक दल जो मतलब एनडीए का घटक दल जेडीयू है, वो कह रहा है कि 10 लाख नौकरी भी हम नहीं दे सकते, तो 19 लाख की बात तो कहाँ से आएगी और आपस में क्यों नहीं तालमेल, इस पर भी बात करेंगे कि महागठबंधन या गठबंधन या कोई भी गठबंधन अपना एक, कल भी हम लोग इस पर बात कर रहे थे, आज भी अपने दोनों विशेषज्ञों से हम बात करेंगे कि आखिर एक घोषणा पत्र लेकर के ये लोग ये पार्टियां क्यों नहीं आती हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मेहदी मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहदी इंटरनेशनल आरजेडी, इनका अनुमान है
कि आरजेडी 105, कांग्रेस 55, लेफ्ट 12, जेडीयू 15, बीजेपी 40, एलजेपी 11 और अदर्स को 5। ये इतनी सीटें आ सकती हैं जिसमें आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार यानी कि महागठबंधन की मेहंदी इंटरनेशनल सरकार बनवा रहे हैं। इस पे भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में। और 10 तारीख का इंतजार, नतीजों का दिन है, इसलिए वो इंतजार तो हम सबको रहेगा ही। सलमान अली हैं, वो डीवी चैनल डीवी लाइव को बेस्ट कह रहे हैं। बुरहान लश्कर हैं, वो सर बीजेपी पार्टी झूठी पार्टी है ऐसा कह रहे हैं। फिरोज शेख हैं, वो फिरोज शाह। फिर छोटेलाल यादव, बीजेपी और नीतीश कुमार का जुमला अब चलने वाला नहीं है, अब जुमला मतलब देश जान चुका है। गरीबों का अब की बार महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस सीपीएम की सरकार बनेगी कह रहे हैं। मेहदी मलिक, महागठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल हैं मेहदी मलिक पूछ रहे हैं। तो मेहदी मलिक जी आपको बता दूं कि महागठबंधन में आरजेडी 3 पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस और वाम दल है। वाम दलों का गठबंधन है जिसमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई एमएल है। तो ये 3 और ऐसे देखें तो 3 और 2 5 पार्टियां हैं कुल मिलाकर के। लेकिन वाम दल एक गठबंधन के साथ और बाकी जो हैं वो दोनों कांग्रेस और आरजेडी, इस प्रकार 3 कह सकते हैं। फिर वीरेंद्र कुमार आरजेडी, वीरेंद्र कुमार जो हैं वो आरजेडी कह रहे हैं। और अंसारी जो हैं वो एहतेशाम अंसारी जो हैं, माफ़ करें अगर नाम मैं ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं तो मैं उसके लिए, उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इसलिए हो सकता है कि नाम, क्योंकि ये एक यूट्यूब हैंडल है और इसमें कई बार नाम गलती से नहीं पढ़ा जाता है। तो आरजेडी का ये नाम ले रहे हैं अंसारी जी। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं कोरोना वायरस का वैक्सीन घोषणा पत्र में बीजेपी कैसे डाल सकती है, ये इनका सवाल है। फिर अजमत हुसैन कह रहे हैं कि जैसे 15 लाख का जुमला था, ठीक ये सब भी वही हुआ, मतलब 15 लाख रुपए का जुमला था। अभी जो घोषणा पत्र है वो भी क्या जुमला साबित होगा। हम भी इस प्रोग्राम का नाम आप देखिए हमारे आप स्क्रीन के ऊपर, तो हमने यही लिखा है बीजेपी जेडीयू का घोषणा पत्र वादे या जुमले। इसीलिए हमने ये सवाल उठाया है कि क्या ये वादा है या जुमला है। इसी पे हम चर्चा भी कर रहे हैं। छोटेलाल यादव हैं, वो बीजेपी जुमला पार्टी है कह रहे हैं। इनके बहकावे में अब कोई जनता ने नहीं आने वाली है और ऑफ द में अवसर ढूंढते हैं और आपदा में अवसर ढूंढते हैं, अपने लिए, गरीबों के लिए नहीं। ये इनका कहना है कि आपदा में भी अपने लिए अवसर ढूंढते हैं और गरीबों के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात मैं बताता चलूं कि ये कार्यक्रम हमारा रोज 6:30 बजे तो आ ही रहा है, लेकिन 10 तारीख जो मतगणना का दिन होगा उस दिन हम 7 बजे से आपके सामने उपस्थित होंगे और सुबह 7 बजे से आखिरी गिनती तक आपके साथ रहेंगे। तो उस दिन भी हमें हमारे साथ, यानी 10 नवंबर को हमारे साथ सुबह 7 बजे से जरूर जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप सबका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी हमें मतदान भी करवाना है। जो पहले मतलब 28 तारीख को पहला फेज है, 3 तारीख को दूसरा फेज है और 7 तारीख को तीसरा फेज है। तो उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और नाम है, उसको भी जल्दी मैं ले लेता हूं। हुसैन खान हैं जो कह रहे हैं सर आपकी न्यूज़ सुन हम को सही और गलत का पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपको भी शुक्रिया कि आप लोगों ने उत्साहवर्धन किया है। इसलिए हमारी कोशिश जो रहती है जो सच है वो आप तक लेकर आए, ये हमारी कोशिश रहती है। और हमारे साथ हमारे 2 खास हमारे साथी हैं, वो भी वही दिखाने की और बताने की कोशिश करते हैं। रिजवान खान हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपका टीवी पर क्यों नहीं, आपका चैनल जो है टीवी पर क्यों नहीं आता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। अजमत हुसैन बोल रहे हैं कि नेता अपने बच्चों को यूएस में पढ़ाएंगे और बिहारी सिर्फ जो है वो हिंदी में पढ़ेगा, मतलब बाकी लोग जो हैं अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, इंग्लैंड भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे और बिहारी जो है वो हिंदी में पढ़ेगा। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि क्या टेक्निकल पढ़ाई जो है या मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी चर्चा करेंगे हम आने वाले समय में। लेकिन आज चर्चा जो है पढ़ाई की नहीं, आज चर्चा राजनीति की हम कर रहे हैं। इसलिए मोहम्मद अली मिर्धे जो हैं वो कह रहे हैं कि बेटर टू बाइकॉट इलेक्शंस कंडक्टेड बाय ईवीएम एंड वीवीपैट, झूठे वादे, ये इनका कहना है मोहम्मद अली मिर्धे का। फिर शहजाद अख्तर का कहना है कि बीजेपी फेंक रहा है लंबा, ये इनका कहना है। शेख अबू ताहिर जो है वो कह रहे हैं सुपर चैनल। रिजवान खान आप सच दिखाते हैं। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम जल्दी अब आगे फिर एक जब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और फिर आप लोगों में से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबके विचार हम बिल्कुल
सब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सौरभ कुशवाहा जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि फिर से एक बार नीतीश कुमार, ये सौरभ कुशवाहा नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो फिर से जो है सरकार उनकी बने। तो यही खूबसूरती है पंकज जी की हमारे साथ हर तरह के लोग जुड़ते हैं, कोई पक्ष वाला कोई विपक्ष वाला, और सब अपने अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को हम सबके साथ सबके बीच पहुंचाते हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं और उन विचारों को हम भी अपने तक लेके आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो बीजेपी और जेडीयू का जो ये घोषणा पत्र है, क्या ये घोषणा पत्र वादे हैं या जुमले हैं, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। पुष्परंजन जी और कुमार पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि कुमार पंकज जी हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की बात जब हो रही है, जब से हुई है, तब से कहीं न कहीं दूसरे दलों के नेता बहुत ही एग्रेसिव वे में बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो बात मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की जो स्थिति है देश में वो क्या है। मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर के मैं बता दूं कि देश में अलग अलग 3 एजेंसियां जो हैं वैक्सीन पे काम कर रही हैं, लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं, खबर ये भी आई है कि कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का अपना बजट रखा है, 50,000 करोड़ का, और सरकार का आकलन है कि 500 रुपये का खर्च आएगा एक वैक्सीन पे। और सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ जो है पूना वाला, उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का है कि सरकार बोल रही है कि हम लोगों के पास बजट जो है 50,000 करोड़ रुपए का है, और पुणे का जो सीरम इंस्टीट्यूट है जो खासकर इस वैक्सीन पे काम कर रहा है, उनका कहना है कि 80,000 करोड़ का आएगा। जबकि और भी दूसरे कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर जो मेडिसिन की कंपनियां हैं, वो भी वैक्सीन पे काम कर रही हैं, और खासकर 3 कंपनियां तो हिंदुस्तान में काम कर ही रही हैं, और रूस की स्पुतनिक को भी अब भारत में ट्रायल की अनुमति मिल गई है। तो कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो थोड़ा सा मैंने बताया है। पंकज जी थोड़ा आगे इस पर विस्तार दीजिए आप। देखिए, कोरोना के जो लगातार आंकड़े, हालांकि अब आंकड़े मैंने मरीजों की संख्या में काफ़ी तरह से रिकवरी बढ़ी है और इसको लेकर के थोड़ा लोगों में डर भी कम हुआ है। लेकिन वही है कि अभी इतने क्योंकि अभी कोरोना का पीक आना, जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। तो अभी चूंकि मौसम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही, खास करके जो कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लोगों को और भी तरह तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। कोरोना का जो अटैक है वो कभी भी किसी को भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बचाव की बात हो रही थी, तमाम ऐसे लोगों को हुए कि उस पर भी लोग कह रहे हैं कि इनको, ये तो बाहर भी नहीं निकले घर से, इनको कैसे कोरोना हो गया। तो तमाम ऐसे जो जिन लोगों को कोरोना हुआ है, तो उससे एक और डर है कि भाई जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कैसे अपना बचाव करें, क्या करें। तो जो बार बार बात आ रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, उसके अलावा सैनिटाइजर और तमाम चीज़ें जो बचाव के अपने उपाय कर रहे हैं। लेकिन जो अब इस समय जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक जो सियासी चर्चा छिड़ गई है कि भाई कोरोना वैक्सीन बिहार में लोगों को मुफ्त मिलेगी और दूसरे राज्यों में खरीदना पड़ेगा, जैसा आपने बताया कि 500 रुपये उसकी कीमत होगी। तो अब जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, जिसके पास 500 रुपये नहीं है, अब एक मैं छोटा सा घटना बता रहा हूँ कि दिल्ली में एक मजदूर लड़के को मास्क नहीं लगाया तो उसको पकड़ लिया पुलिस वालों ने। उसने कहा कि चालान करेंगे 500 रुपये का। तो उसने कहा साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप ले चलो, जेल में डाल दोगे तो कम से कम हमको 2-4 दिन तो खाना तो खिलाओगे। तो ये एक बड़ा मतलब एक वो देखा हमने अपने आंखों से, तो रहा कि वो तो है वही चीज़ है कि भाई उसके पास 500 रुपये भी नहीं है कोई चालान दे सके, और आप कह रहे हैं चालान काटेंगे। तो वही चीज़ है कि वैक्सीन लगाने के लिए जब वैक्सीन आ जाएगी बाजार में, अगर उसकी कीमत 500-600 जो भी तय होगी, अगर किसी के पास पैसे नहीं है, चूंकि रोजगार नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा तो वैक्सीन कहाँ से लगाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि बिहार में आप फ्री में दे रहे हैं, बाकी राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको कम से कम अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही इस चीज़ को लेकर के कोरोना महामारी पर लोगों को सचेत किया, संदेश दिया कि अभी संकट बड़ा है, आने वाले दिनों में संकट और बड़ा भी हो सकता है, इसलिए अभी जो है 2 गज दूरी और मास्क जरूरी लगाए। तो वो चीज़ जो उन्होंने संदेश दिया, तो उसका एक राज्य में घोषणा पत्र में सिर्फ एजेंडे को शामिल किया। प्रधानमंत्री अगर कहना था तो उस दिन उसमें ये कह सकते थे कि वैक्सीन आएगी तो हम पूरे देश में लोगों को निःशुल्क देंगे, या एक डिफाइन कर देते कि एक क्लास को हम फ्री देंगे जिनके पास जो गरीबी रेखा के नीचे। कहीं कोई इसका कोई डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ एक राज्य की जब बात आई है, मैनिफेस्टो की बात आई है, तो निश्चित तौर पर बवाल होना लाजमी है, क्योंकि दूसरे लोग जरूर पूछेंगे। लेकिन एक अक्षर पर्व हैंडल से एक सवाल आ रहा है पुष्परंजन जी कि इस घोषणा पत्र में किसानों का मुद्दा क्यों नहीं है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि तकनीकी शिक्षा अगर आप हिंदी में करने की बात कर रहे हैं तो क्या ये हिंदी सेवा है या राष्ट्रवाद है। ये 2 सवाल बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप दोनों दें। सबसे पहले मैं पुष्परंजन जी आपसे चाहता हूँ।
देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले थोड़ा मैं कोरोना वाली बात पे ऐड कर दूं। मतलब सीधा सीधा ये है कि 500 रुपये में, अगर 500 रुपये की वैक्सीन की कीमत है तो आप वोटर को खरीद रहे हैं, बिहार के वोटर को 500 रुपये में आप खरीद रहे हैं, इनडायरेक्टली घूस दे रहे हैं आप। जैसे लोग शराब बांटते थे तो आपने वैक्सीन बांटना शुरू किया है, जुबानी बांटना शुरू किया है। अब आते हैं प्रश्न पे जो अक्षर पर्व की तरफ से आया है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आपका एजेंडा इनका ये है कि भाई हिंदी में हम तकनीकी शिक्षा दें, मतलब मेडिकल और खासकर इंजीनियरिंग ये सब जी। तो जर्मनी में भी इस तरह की शिक्षा है, इटली में भी है, फ्रांस में भी है कि वहाँ पर फ्रेंच में या जर्मन में या इटालियन में या रशियन में। तो अच्छा, ये पहल अच्छी है अगर ईमानदारी से हो तब। मगर इसमें राष्ट्रवाद, इसलिए मुझे लगता है कि इनका जो राष्ट्रवाद है वो संस्कृत में है। वो संस्कृत को जिस तरह से संसद में उन्होंने पास करवाया था, और संस्कृत पे ज़्यादा जोर है, संघ का एजेंडा है कि संस्कृत को रिप्लेस किया जाए हिंदी के बदले में। तो क्या मेडिकल शिक्षा संस्कृत में, चूंकि घोषणा पत्र में संस्कृत की बात नहीं की गई है, तो एक दूसरा ये प्रश्न का जो उत्तर मुझे देना है वो ये कि आप किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं। एमएसपी की चर्चा की उन्होंने, दलहन को भी शामिल किया उन्होंने, मगर पिछले घोषणा पत्र में 2015 में बीजेपी ने जो किसानों के लिए कहा था वो पूरा नहीं हुआ। किसानों को जो सुविधाएं देने की बात हुई, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में आपको खाद देंगे, वो सब चीज़ें गायब थी, मतलब पूरा ही नहीं हुआ। अब आपने किसानों को एमएसपी की जो बात आप कर रहे हैं, आप दे दिए ना कि अगर एमएसपी पे कोई खरीदेगा नहीं तो उसे जेल में डाल देंगे, बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये डाल देते, एक लाइन उसको डालना था तो आपने उस घोषणा पत्र में डाला नहीं है। ये भी एक तरह से छलावा और मृग मरीज का। लेकिन दूसरी बात ये है पंकज जी कि जो अभी किसान उद्वेलित हैं, किसानों का आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर के, आप देख ही रहे हैं अभी जो सेशन खत्म हुआ है, संसद का सत्र जो खत्म हुआ, उस सत्र में 3 कृषि विधेयक लेकर के आना और वो उसे कानून का रूप देना, राष्ट्रपति ने अब उस पर मुहर लगा दी तो कानून बन गया है। और जिसमें पंजाब से लेकर के बिहार तक और उधर बंगाल से लेकर के हरियाणा तक हर तरफ किसान जो हैं वो आक्रोशित हैं, ये साफ देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद अभी चुनाव है और चुनाव में किसानों को लेकर के, ठीक है एमएसपी, आप दलहन के लिए एमएसपी की बात करके कर तो रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए आप एक कम से कम दुखती रग में थोड़ा सा हाथ सहला करके तो ये कहते कि नहीं, हम जो वादे कर रहे हैं इसमें किसानों के लिए ये है, हमारे पिटारे में वो है। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, अब चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लीड सरकार है तो ऑब्वियसली कि जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, तो अब राज्य में अगर अलग कुछ मुद्दे लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के विरोधाभास रहेगा, क्योंकि कई सारे भाजपा शासित राज्य हैं जो सेंटर की इस योजना को मान रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है, चूंकि केंद्र की ये योजना है और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना बिहार के लिए खास करके जो घोषणा पत्र बनाया, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि टकराव ना हो, क्योंकि अगर बिहार में कुछ भी किसानों की बात अगर करेंगे, जो मुझे लग रहा है, तो भाजपा शासित और राज्यों में भी और जोर से मांग उठने लगेगी कि चूंकि विरोध बहुत तेजी से हो रहा है, भले ही उसको मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा हो, लेकिन जो खबरें आ रही हैं लगातार, पंजाब में अभी भी किसान जो है धरने पर बैठे हुए, हरियाणा के कई इलाकों में, तमाम जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को पूरी तरह से जो राष्ट्रीय मीडिया में भी नहीं जगह मिल पा रही है, ना राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक बचाव का काम अपने मतलब मैनिफेस्टो में किया कि अगर किसानों को लेकर के ज़्यादा कुछ करेंगे, ज़्यादा घोषणा करते हैं तो दूसरे भाजपा शासित राज्यों पर दबाव बढ़ सकता है। इस वजह से उन्होंने किसानों के मुद्दों को नहीं टच किया। लेकिन जहाँ दूसरी मुझे जानकारी मिल रही है कि जो सेंटर की किसानों के लिए योजना है, जो फसल बीमा योजना है, जो भी योजना है, उसी को भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में उनके लोग अपने मंचों से बोलने की या अपने पर्चों में इसकी तैयारी कर रहे हैं। जो वीडियो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें सेंटर की योजनाओं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही योजनाओं को जो उन्होंने किया है किसानों के लिए, उसी मुद्दे को वो लोग आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो किसानों के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि किसानों का मुद्दा क्यों नहीं है चुनाव में जिस प्रकार हावी होना चाहिए था, और खासकर ये एक मौका है जब बीजेपी खासकर किसानों को थोड़ा सा, उसकी एक वजह भी है। देखिए, अभी जो आंदोलन जिस तरह से पंजाब हरियाणा में आंदोलन हुआ, बिहार में किसान उस तरह से संगठित होकर उसका विरोध नहीं कर रहे थे। अगर वो करते तो शायद इस घोषणा पत्र में कुछ और चीज़ें भी ऐड की जाती। इन्होंने उसका पूरा उस मौसम को नापा पहले कि किसान कितने उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, कितने आक्रोश में हैं। ऐसा कुछ आक्रोश दूसरी बात पुष्परंजन जी ये भी है ना कि जो सेंटर की योजना है किसानों के लिए, उसी को वो लोग भुना रहे हैं कि स्टेट में कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, साल भर में मतलब कि जो सीधे हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसी चीज को भुना रहे हैं। लेकिन वही जो आपने कहा कि भाई उद्वेलित नहीं हुए किसान, तो इसलिए उनको लगा कि यहाँ पंजाब वाले लेवल पे अगर होते ना वहाँ पर बिहार में, तो शायद
घोषणा पत्र में कुछ किसानों की और भी चीजें उसको ऐड करके सामने। दरअसल सच्चाई ये है कि उसको ये बिल आए हैं, बहुत सारे किसानों को अभी इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पंजाब एक किसानों को लेकर के जागरूक राज्य है और वहाँ तमाम चीजें, हरियाणा में मंडी व्यवस्था मजबूत है, तो इस वजह से मुझे जो लग रहा है कि हरियाणा और पंजाब में जो किसान आंदोलित हुए वो और राज्यों में नहीं दिखाई पड़े। जी, तो और राज्यों में हरियाणा और पंजाब की तरह जो खासकर यहाँ जो किसान उद्वेलित हैं वो दूसरे राज्यों में वैसे दिखाई नहीं दिए, लेकिन बिहार भी किसानों का एक प्रदेश है। हम जानते हैं कि कृषि जो है वहाँ का एक प्रमुख, अगर कृषि को तो व्यवसाय नहीं मानते हैं लेकिन प्रमुख उद्यम तो जरूर है। और गन्ना देखिए ना, गन्ना कैश क्रॉप है, बिल्कुल उसकी कमर तोड़ दी। चीनी मिलें कितनी बंद हो गई बिहार में, और ये गन्ने का सीजन है, इस सीजन में जो भी बची खुची चीनी मिलें चल रही हैं वहाँ पर पर्ची कटता है कि भाई किसकी गाड़ी पहले लग जाए, उसकी तौल हो जाए, उसका पेमेंट हो जाए। वो बड़ा माफिया है वहाँ पर। उसके बारे में सरकार कभी गंभीर हुई नहीं कि किस तरह से उनका निदान हो। जी, तो ये गंभीरता जो दिखनी चाहिए, खासकर गन्ना या ऐसे जो कॉर्प हैं जो कि पैसे देते हैं, मतलब जिसे उद्योग में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो चीनी उद्योग है उसमें अगर उपयोग होता है, यानी गन्ना की खेती में और गन्ना के किसानों की अगर कमर टूट गई है, वैसे ही जैसे कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि कपास के किसानों की कमर टूट चुकी है, तो किसानों की कमर न टूटे ये राजनेताओं और राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य है, और जो सरकार में है यानी सरकार का कर्तव्य भी है कि किसी तरह किसानों को जीवित रखा जाए, ताकि कम से कम पेट तो भरे लोगों के। रोजगार तो सेकेंडरी है, पहली तो ये है कि रोटी मिले, फिर कपड़ा, फिर मकान, और फिर रोजगार, और फिर उससे पहले शिक्षा, फिर रोजगार, और फिर स्वास्थ्य। तो ये जो 6 में से 3 बुनियादी, रोटी कपड़ा और मकान, और 3 और बुनियादी जो हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 6 मुद्दों पे अगर राजनीतिक दल गंभीरता के साथ कुमार पंकज जी अगर ध्यान दें और अगर अपने घोषणा पत्र को इन 6 मुद्दों के इर्द गिर्द रखें, तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी भी दल को फिर मतलब ये रहेगा कि हाँ, विकास की जो बात करते हैं वो विकास यहीं से उसकी शुरुआत होती है। विकास की शुरुआत सिर्फ सड़क बना देने से नहीं होती है। सड़क बनाने के लिए, सड़क बनाने से पहले जो है वो जो सड़क बनाने के लिए जो मजदूर आएगा उसके तन पे कपड़ा होना चाहिए और पेट में अन्न होना चाहिए, दाना होना चाहिए। उसकी चिंता कौन करेगा, ये भी सोचने। राजीव जी, आप दिल्ली में हम सब देखते हैं और सर्वे करा लीजिए, दिल्ली में तमाम रिक्शा चलाने वाले या सदर बाजार में जो बड़े बड़े मोटरी और वो ढोने वाले, सामान ढोने वाले जो पलदार लेबर हैं वहाँ पर, ये सब बिहार के वो किसान मजदूर हैं। उनकी किसानी खत्म हो जाती, केवल लोग कटाई के टाइम में यहाँ से जाते हैं बेचारे, या बुआई के टाइम में, और दिल्ली मजदूरी करते हैं। दिल्ली की बात नहीं है, गुजरात के कोई किसान दिल्ली में मजदूरी कर रहा, दिल्ली की बात नहीं है। आप ये देखिए ना, जब पंजाब ट्रेनें जाती हैं, पंजाब से जब बिहार की ट्रेनें जाती हैं, तो भर भर के मजदूर ही जाते हैं, ट्रकों में चाहे जाए, चाहे ट्रेन से जाए, जैसे भी होता है। तो प्रेमचंद के किसान हो गए ना, मजदूर हो गए, लेबर है एक तरह से यहाँ पर, रिक्शा वाले हैं बेचारे, या वो रैन बसेरा में सोते हैं जिनको सर पे कोई छत नहीं है उनके पास। किसानों की जो दुर्गत कर रखी, खासकर बिहार में जो किसान, जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी बुकिंग हो जाती है 2 साल होते होते कि उसको लेबर के रूप में सप्लाई करना। ये पूरा एक तंत्र है, पूरा एक तंत्र काम करता है। जी, अभी राजीव जी का जो सवाल जो था रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके अलावा 3 और बुनियादी यानी 6 बुनियादी सुविधाओं की, तो जैसे सवाल रोजगार और स्वास्थ्य का लेकर के, बिल्कुल सही बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान, अभी हंगर इंडेक्स भी आया जो कि हमारे देश की हालात की खुद बयां कर रहा है, पहुंच गए हैं। तो इसमें कहने की अब कोई बात नहीं, चूंकि इंटरनेशनल मानक है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम जब रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कपड़ा और मकान की व्यवस्था कहाँ तक कर पाएंगे। ये सभी सरकारों के लिए और सभी राजनीतिक दलों को सोचने की बात है कि जो हम वादे करें या जुमले करें या जो भी करें, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान, उसके बाद जो 3 चीज़ें हैं, वो तो बात क्या है कि उसमें फिर आप स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का ध्यान, लेकिन शुरू के जो 3 चीज़ें हैं अगर वो हम नहीं दे पा रहे हैं तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए सोचने और चिंतन करने का विषय है। क्योंकि अगर ये वादे जो अब तो लगभग बिहार की तस्वीर सभी राजनीतिक दलों की साफ हो गई कि कौन कितने वादे लेकर के आ रहा है और कौन किसके वादों में क्या है, क्या पिठारे जुमला है या वादे हैं या पूरा होने की चीज़ें हैं। 15 साल आरजेडी ने शासन किया तो 15 साल नीतीश लीड
सरकार रही है। तो 30 साल के शासनकाल में बिहार में क्या बदला है, अब यहाँ ये वहाँ के लोगों को तय करना है। देखना है कि लगातार हर 5 साल बाद वादे होते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होता है और वही वादे, वही पिटारा, वही चीज़ें निकल करके आ रहे हैं। फिर भी वही, जैसे पुष्परंजन जी कह रहे हैं कि लोग जो है पलायन कर जा रहे हैं दिल्ली में आकर के, देश के दूसरे शहरों में जाकर के वो मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। तो ये जो भयावह तस्वीर, और खास करके अभी कोरोना काल में हम लोगों ने मार्च के महीने में जो जिस तरीके से बिहार वापसी हुई है मजदूरों की, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे पैदल, साइकिल से, रिक्शे से, जैसे भी जिसको जो संसाधन मिला वो लोग वापस लौटे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। बिहार के राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए और बिहार के जो लोग हैं जो कहते हैं कि बिहार की हम तस्वीर बदल देने की बात करते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि बिहार में हम कैसे रोजगार देंगे, कैसे लोगों को यहाँ रोटी कपड़ा और मकान देंगे। आज जो भाजपा ने कि सबको 2022 तक मकान देंगे, ठीक है, अच्छी बात है कि 2022 तक मकान देंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मैनिफेस्टो तय कर लिया, उस पर काम कितना होगा ये देखना जनता का भी काम है। लगातार जो अभी प्रतिक्रियाएं आप पढ़ रहे हैं कि कोई आरजेडी की सरकार बना रहा है, कोई नीतीश कुमार को दोबारा चाह रहा है, कोई एलजेपी की सरकार बनाने की बात कर रहा है, तमाम सबके अपने अपने वो है। लेकिन सबको सोचना होगा कि जो बुनियादी 6 ज़रूरतें राजीव जी ने जो बताई हैं वो कैसे मिले, ये एक बड़ा सभी को सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। ये सबको सोचना चाहिए। कुछ साथी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके कुछ विचार हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। स्मार्ट ट्यूब जो है वो कह रहे हैं कि सर बीजेपी वाले का काम है हिंदू मुसलमान करना और दंगा करवाना, ज़्यादा कुछ आता ही नहीं, जुमलेबाजी करना, ये बीजेपी के लिए कह रहे हैं स्मार्ट ट्यूब। उसके अलावा जिया शेख हैं, वो कह रहे हैं भाई राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं गए रैली करने, उनको जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाएगा फिर जाएंगे क्या। हाँ, इनका ये बिल्कुल सही सवाल है, वाजिब सवाल है। लेकिन राहुल गांधी आपको बता दूं कि बिहार चुनाव रैली करने जाएंगे और कल से जो है वो रैली, प्रधानमंत्री की रैली भी शुरू हो रही है। कल 23 तारीख है और कल से लेकर 3 तारीख तक प्रधानमंत्री 4 रैलियों में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी की रैली की प्लानिंग भी आने वाली है, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा छोटे लाल यादव हैं, वो कहते हैं कि आप लोग डिबेट करिए कि जब नेता का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तभी सरकारी स्कूल की शिक्षा मजबूत होगी, ये इनका कहना है। फिर डी खान हैं, वो MIM जिंदाबाद कह रहे हैं और 10-15 सीट जीतेगी AIMI। अजित यादव हैं, वो कह रहे हैं क्या इस बार नीतीश की सरकार होगी, ये इनका सवाल है अजित यादव का। रिजवान खान कह रहे हैं कि फातिमा टर्की आपको थैंक्स, ये रिजवान खान फातिमा टर्की जो हैं वो आपको थैंक्स कह रहे हैं। फिर जिया शेख बोल रहे हैं कि भाई मोदी जी की रैली में क्या होगा, 2 गज की दूरी होगी या धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, हमें बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आपको बताऊं मोदी जी की रैली चूंकि कल है और कल क्या कुछ होता है जिया भाई तब बताएंगे। आज तो हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार कहते आए हैं कि 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और मास्क लगाकर चलिए और अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन गया है, कोरोना नहीं गया है। ये अभी 3 दिन पहले मतलब परसों शाम को जब मोदी जी जनता देश के नाम संबोधन दिए टेलीविजन के द्वारा, तब अपने को पता चला कि उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीन जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग जो है 2 गज की दूरी बनाकर चलिए। तो उनकी रैली में ये दूरी बन के रहती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसका इंतज़ार रहेगा हम लोगों को भी कि क्या उनकी रैली में 2 गज की दूरी रहती है या नहीं। लेकिन साथ साथ शर्मत बेग हैं, वो कह रहे हैं गुड इवनिंग विथ योर फ्रेंड्स। सर जी आप सच के साथी हैं, इसलिए मैं आपको लाइक करता हूं और आपका घूमता हुआ आईना मैं बहुत लाइक करता हूं। ये इनको घूमता हुआ आईना मेरा जो प्रोग्राम है, वीकली प्रोग्राम, वो पसंद आता है। बहुत धन्यवाद शर्मत बेग जी। और अजमत हुसैन कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी के बदले किसानों के खाते में पैसा मिलना चाहिए, इनका कहना है। सब्सिडी की जगह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो कांग्रेस की योजना थी, उस योजना को ये लागू करने की बात कह रहे हैं। उसके अलावा नसीम गाजी कह रहे हैं धन्यवाद सर कह रहे हैं। फिर मोहम्मद हक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नज़ीम हैं, वो कह रहे हैं कि रेड की जीत तय है। उसके अलावा मेहदी मलिक हैं, वो बहुमत
राजीव जी बहुमत के लिए बिहार में कितनी सीट चाहिए ये पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं बिहार में 243 सीटें कुल हैं, उसमें से 122 सीट जो है वो बहुमत के लिए चाहिए। और मतलब 122 प्लस जिसके पास भी, जिस गठबंधन के पास भी सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी। राकेश कुमार जुड़े हुए हैं 2020 में आरजेडी शाखा, उनका कहना है। फिर अजमत हुसैन भी जुड़े हुए हैं, उनका हमने वो लिया। गुड लाइव कह रहे हैं पठान इलियास। कुमार शेखर कह रहे हैं अब की बार आरजेडी को पूरा मौका देना चाहिए, ये इनका कहना है। एक्सटाइल हनी जुड़े हुए हमारे साथ, तो उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है। मनोज महतो कह रहे हैं हमारे चैनल को धन्यवाद कह रहे हैं जो गरीब आपके चैनल को धन्यवाद जो गरीब मजदूर पर बात करने के लिए। सर बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए मजदूर को दूसरे राज्यों पर पहुंच जाना पड़ता है, बहुत बुरा हाल है, इनका कहना है। हसमत खान आरजेडी जिंदाबाद कह रहे हैं। ओपी मौर्य हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं स्टे सेफ, इस महामारी के समय बिल्कुल सबको अपना ख्याल रखना चाहिए। ये और भी कई साथी जुड़े हुए हैं। जिया शेख ने थैंक यू बोला है। उसके अलावा आई एम इंडियन, वो ईवीएम हटाओ, बीजेपी की औकात दिखाओ कह रहे हैं कुमार शेखर। इस बार चेंज चाहिए, वो कह रहे हैं चांस आरजेडी को देना चाहिए, नुकसान नहीं है शायद, क्योंकि नीतीश को हमने 15 साल देख लिया, कुछ खास नहीं कर पाए। हसमत खान है, वो महागठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी बता रहे हैं। जमाले वारिस हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 15 लाख अब 19 लाख नौकरी कितना झूठ बोलेगी, ये कह रहे हैं। निसार आलम हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग इस बार हसमत खान कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी को मौका देना चाहिए। सद्दाक हुसैन भी जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान हैं, सुनील केदारे हैं, वो कह रहे हैं सर प्लीज घूमता हुआ आईना प्रोग्राम वीक में 4 दिन लाइए। 4 दिन लाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन दूसरे प्रोग्राम लेकर के आता हूं, आप लोग देखते ही हैं भाई साहब। घूमता हुआ आईना चूंकि वीकली प्रोग्राम है, उसके अलावा आपके बीच मैं खबर दुनिया यानी इंटरनेशनल खबर लेके आता हूं कई बार, फिर आपके बीच हमारी राय लेकर आता हूं। दिन भर की या पिछले घटनाक्रम पर आधारित एक विचार परख हमारा वो कार्यक्रम होता है। छोटा सा कार्यक्रम वीडियो तैयार करता हूं कि ताकि आप तक उस कार्यक्रम के बारे में तमाम जानकारियां पहुंचे, ऐसे ही इंटरनेशनल खबरों के बारे में तमाम जानकारियां पहुंचे। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक जानकारी परख इस चैनल को बनाएं, ताकि आप लोग आएँ तो कुछ ना कुछ हमसे लेकर जाएँ, और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आपसे हमें कुछ मिले। तो ये जो दो तरफा हमारा व्यवहार है, जिसमें कि एक साइड आप जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ हम हैं, और हम और आप मिल करके और हमारे साथी जो स्टूडियो में बैठे हैं सब मिल करके एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करें, यही हमारी कोशिश रहती है। उसी पे हम चर्चा करते हैं। बाकी राजनीति और सियासत जो जिसे कहते हैं वो चलती रहेंगी, सरकारें आती हैं जाती रहेंगी, लेकिन एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए कि ताकि जो खबरों का जो कहते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है इस देश में, और जो ओरिजिनल खबरें हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं, उन ओरिजिनल खबरों को आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये कार्यक्रम इसीलिए होता है। इस कार्यक्रम को थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं, और हमारे दोनों साथी अब तक मतलब बिल्कुल मुझे लग रहा है कि साइलेंट मोड में श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। मैं बहुत देर से बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं वही चाहूंगा कि अपने दोनों साथियों को फिर से जोड़ूं और आपको ये भी जानकारी देता चलूं। थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि बहुत जल्द हम लोग अपने दूसरे साथियों को भी वीडियो कॉलिंग के द्वारा जोड़ेंगे और आप तक उनके विचार भी पहुंचाएंगे। तो बहुत लोग जुड़ेंगे धीरे धीरे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कार्यक्रम को हम और इंफॉर्मेटिव और मजेदार बनाने की कोशिश करेंगे, और आप तक अच्छी खबरें पहुंचाने की, अच्छी सच्ची खबरें पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। पुष्परंजन जी, ओवरऑल बिहार के चुनाव में जैसा हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जिस प्रकार जिन वादों के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी, क्या अभी तक के चुनाव प्रचार में आपको चुनाव आयोग के जो वादे हैं वो कहीं न मतलब उस पे चुनाव आयोग अपने आप को उन वादों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिए सियासी दल हैं, उनका काम है वादे तोड़ना, कानून तोड़ना, और वो सब हम देखते आए हैं, इस बार की बात नहीं है, हमेशा से चलता आया है। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ तक सफल है इसमें? चलिए अब श्रोता से
वक्ता की तरफ मुझे ले आए हैं। अदरवाइज जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं तो बिहार में उनको बोलते हैं कि वक्ता बहुत अच्छे हैं। जी, तो मैं भी थोड़ा सा बकने वाले अंदाज नहीं आ रहा हूँ। देखिए, चुनाव आयोग की जहाँ तक बात है, ये इनको अपने बिहार में कम से कम एक पैरामीटर तो सेट करना चाहिए कि भाई हमने जो आपको आचार संहिता दिया है, खासकर कोविड के पीरियड में, इसका उल्लंघन आप कर रहे हैं तो आप उसके सजा भी भोगिए आप। तो ये इतना कमज़ोर स्थिति में, और बिहार में तो वायलेशन होना है। जिस तरह से रैली के बदले में रैला वहाँ पर शुरू है, और उसे कल देखिए पूरा एक तरह से तैयारी, मोदी जी जिस तैयारी के साथ, जैसे कि राजा सम्राट युद्ध में उतरता है तो उसके पहले भूमिका बनती है, सेनापति पहले जाते हैं, जो उसके सेकंड थर्ड नंबर के जो लोग होते हैं पूरी भूमिका बनाते हैं, तब सम्राट उतरते हैं युद्ध के मैदान में। तो कल मोदी जी का अवतरण भी होगा, उस समय चुनाव आयोग की आचार संहिता का कितना पालन होता है, ये भी बड़ा रोचक अपने आप में विषय होगा। मोदी जी का प्रस्तुतिकरण भी अपने आप में, जैसे आज बंगाल को वो एड्रेस कर रहे थे, तो 6 साल में पहली बार उन्होंने दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी बंगालियों को, और बड़े एकदम बाबू मोशाय के ड्रेस में अवतरित हुए, एकदम सिल्क का कुर्ता, सिल्क के एकदम मास्क लगाए हुए, एकदम अभिजात्य बंगाली जैसे अवतरित होता है, उस वेशभूषा में थे। मुझे लगता है कल बिहार के चुनाव में अंगोछा तो जरूर लपेटेंगे मोदी जी, और साधारण वस्त्र में जैसे गुजरात के चुनाव में उतरे थे, तो हो सकता है कि उस तरह के साधारण एक आम बिहारी वाला जो ड्रेस होगा, उनके तमाम जो जितनी रैलियां उनकी शेड्यूल की गई हैं उसमें उतरे हैं। लेकिन चिंता की बात अभी ये है कि किस तरह से वहाँ पर चुनाव आयोग के उस आचार संहिता, कोविड आचार संहिता का उल्लंघन अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ उल्लंघन होता है तो प्रधानमंत्री का जो सबसे जो वीआईपी जिसको रैली हम कहेंगे, उसका उल्लंघन हो रहा है एक तरह से, और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा अपने आप। जी जमाले वारिस हैं, वो कह रहे हैं नौकरी ना मिलल मन उदास भइल राजीव जी, तो क्या कहेंगे पंकज जी? नहीं, बहुत ठेठ भोजपुरी में लिखे नौकरी ना मिलल मन उदास भइल, तो बात सही बा कि जौन गांव में बेरोजगार बाड़ा, जे पढ़ लिख करके जे देखत तारा, उम्मीद लगल बा कि का नाम है फार्म निकली, हम भरब, ओकर अथवा परीक्षा हुई, फिर इंटरव्यू भी देवे जाए। तो अब जब न फार्म निकल बा, न फार्म भराई, न परीक्षा देवे जाए, तो पहले जब हमन के गांव में रहल जा, तब यह देखल जा कि गाँव के वैकेंसी ने यही बहाने हमन के परीक्षा दे, दूसरे सेंटर पर जाल जा कि तनी गाँव से बहरे निकल लेवल जा, तो उनका बड़ा अच्छा अंदाज बा। लेकिन सवाल ये बा कि रोजगार कहाँ से मिली? पार्टियाँ घोषणा तक कर दिले बानी कि हम रोजगार देव, लेकिन कैसे देही, का देही है, कब देही है, एक कोनो पता नहीं। कई वैकेंसी निकलल, कितना दिन से हम देखते हैं कि कई लोग हमसे पूछल करें गांव के लोग कि का भैया कबले हमन का अथवा फार्म परीक्षा देवे के तनी पता करा, तो दिल्ली में बाड़ा, रेलवे में वैकेंसी निकल बा, फलाना जगह वैकेंसी निकल बा, लेकिन हमहू के हमारियो पास कोनो जवाब ना रहेला, काहे खातिर ओकर डेट आवेले परीक्षा का, न ओकर परिणाम मिलेला। तो भोजपुरी का सवाल और भोजपुरी में जवाब पंकज जी ने दिया, लेकिन रोजगार एक अहम मुद्दा है जिस पे चर्चा हो रही है, और ये हम लगातार कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम में जिस प्रकार, क्योंकि प्रोग्राम अब आखिरी पड़ाव पे है, 2 मिनट का समय है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि आज का ये प्रोग्राम जो हमारा है वो 10 लाख रोजगार बनाम 19 लाख रोजगार, और बीच में जेडीयू जिसकी सरकार है वो कहती है कि 10 लाख रोजगार हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 58,000 करोड़ रुपीस चाहिए इसके लिए, और वो पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये बहुत वाजिब सवाल अगर बीजेपी के जेडीयू की तरफ से है, तो बीजेपी 19 लाख रोजगार की बात कैसे कह रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ में धरातल पर हकीकत क्या है वो भी समझने की जरूरत है। हकीकत ये है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सियासी दलों को जो कदम उठाना चाहिए, सरकारों को जो कदम उठाना चाहिए, वो कदम सरकारें नहीं उठा पाती हैं। क्यों नहीं उठा पाती हैं? आखिर क्यों? रोटी, कपड़ा और मकान तो के बाद के जो 3 और भी बुनियादी जो जरूरतें हैं एक इंसान के लिए, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है, जिससे जीवन यापन हो पाए, वो क्यों नहीं हो पाता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पुष्परंजन जी, चलते चलते रोजगार की बात हम करते हुए शुरुआत की हमने की थी इस कार्यक्रम की, और मैं आखिरी भी समापन भी रोजगार पे करना चाहूँगा कि आखिर रोजगार कैसे दे सरकार? क्या जेडीयू अगर जिस जिद में अड़ी है कि नहीं हम दे ही नहीं सकते, और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने वाली बात है कि इंटर पास महिलाओं को 25,000 रुपये आगे की पढ़ाई
25,000 रुपये में क्या पढ़ाई होगी? 50,000 रुपये में स्नातक यानी कि जो डिग्रीधारी है यानी ग्रेजुएट है, वो अगर एमए का मतलब मास्टर की डिग्री लेना चाहे तो वो क्या पढ़ाई 50,000 रुपये में वो अविवाहित महिला करेगी? और अगर वो महिला विवाहित है तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो आप उसकी गरीबी रेखा और तमाम चीज़ों का आकलन न करते हुए आप सीधे कह दे रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं देंगे। रोजगार और पढ़ाई नहीं, आप फीस स्ट्रक्चर को कम कर दीजिए ना। आपका फीस स्ट्रक्चर जो है 2.5 लाख से शुरू होता है या 5 लाख का फीस स्ट्रक्चर है। तो छात्र अगर उच्च शिक्षा के लिए चाहिए तो बैंक से कर्ज लेता है, तब जाके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। वो भी कर्ज सब बैंक सारे छात्रों को तो कर्ज नहीं देती है। सक्षम है, बैकग्राउंड अगर ठीक है तो बैंक उस सर्वे के आधार पर फिर अपना कर्ज को सैंक्शन करता है। एक दूसरा ये कि तुम मजाक है, आप 25,000 50,000 दिखा के आप एक तरह से झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि झुंझुना, वो भी उसको पूरा नहीं करते हैं। आपने क्या स्कूटी दे दी जो 2015 में जो विजन डॉक्यूमेंट के साथ आए थे अरुण जेटली, क्या वो स्कूटी दे दी या क्या वो एलईडी दे दी आपने? स्कूटी जिन छात्राओं को देना था या 2 साल तक पेट्रोल फ्री करना था, ऐसे 200 उदाहरण देके आप आ जाइए ना कि आपने उस संकल्प को का ये हिस्सा आपने पूरा किया है। तो आप उस हिस्से को आपने पूरा नहीं किया फिर नए सृजन के साथ। इसलिए जनता दल यूनाइटेड ने जो अपना जो स्लोगन दिया है बहुत सावधानी से दिया है कि हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पिछला पूरा किया नहीं किया उस पर नहीं बात कर रहे हैं कि आपने कितना पूरा किया। तो बहुत बिल्कुल कितना पूरा किया ये इस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और अपना जो है स्कीम नंबर 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें एक नए वादे के साथ आ रहे हैं। लेकिन वो वादा भी पूरा होगा कि नहीं होगा ये देखने वाला मतलब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कई सारे साथी जो हैं वो चलते चलते कुछ सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन मैं जरा नाम पढ़ता चलूँ। जमाले वारिस का भोजपुरी में अभी सवाल था जिसका कुमार पंकज ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लिखा है। और उसके अलावा कुमार शेखर हैं, वो नीतीश कुमार जी को 2014 में एक वैकेंसी दिए थे, आज तक एग्ज़ाम ना हुआ ना ही रिजल्ट आया, मतलब ये भरोसा कैसे करें उन पे, ये लिख रहे हैं। जिया शेख हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आशुतोष कुमार हैं, आरजेडी जिंदाबाद कर रहे हैं। रफाकत अंसारी हैं, वो कह रहे हैं कि रवीश जी, अविसार जी, ऐसे अन्य ऐसे प्यारे सोच वाले पत्रकारों को रफाकत का सलाम, हिंदुस्तान हिंदी जिंदाबाद कह रहे हैं। खैर, और उसके अलावा बाकी कई साथी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, छूट गया। और इस कार्यक्रम में चूँकि मुझे अपने दोनों साथियों से भी बात करनी होती है, इनके विचार भी आप तक पहुंचाना होता है, और उसमें आप लोगों के नाम, आपके विचार अगर छूट जाते हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि हम आपके विचार देश दुनिया तक पहुँचाते रहें। और आज इस कार्यक्रम को जो बीजेपी और जेडीयू का घोषणा पत्र आया है, वो घोषणा पत्र जो है वो वादे हैं उसमें या वो जुमले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी पर ये पूरे 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम था, जिसमें हम और आप एक साथ देश दुनिया से रूबरू हुए। और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जो स्टूडियो में कुमार पंकज जी और पुष्परंजन जी, ये हमारे दोनों साथी इस कार्यक्रम में आपके साथ बने रहे। आप सबको मतलब कुमार पंकज जी और पुष्परंजन जी, आपको भी धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो भी हमारे साथ जुड़े, आप सबको भी धन्यवाद। और एक गुजारिश ये करता चलूं कि अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी खबरें और हमारे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डीवी लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।